My name is Iman Zulfikar, a pre-medical student in Intermediate Part 1 at Park Horizon College. I will give you a review lecture from the refrigerator to interference and its type. Refrigerator and entropy are the topics of Chapter 6, while other included in Chapter 7. A test on this material will be held on 18 October. This material is very crucial for the annual exam. नाउ वी डिस्कस द रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर में हमारे पास जो इनर मतलब टेम्परेचर होता है, मतलब जो रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट होता है, और इसी यहाँ से हीट अब्जॉर्ब करके जिसमें मटीरियल्स होते हैं उसकी हीट अब्जॉर्ब करके क्या करता है, उसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ भेज देता है और इसमें हम वर्क इनपुट देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल आ जाती है। तो ये ऑपरेट करता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन साइकिल। मतलब हीट इंजन साइकिल में क्या होता है कि हम हीट इंजन साइकिल में मतलब वर्क डन बाय सिस्टम होता है, इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, और ये क्लासिक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे डिपेंड करता है। आगे एनर्जी फ्लो है। अब जो इसमें क्या होगा, जब हम रेफ्रिजरेटर पे वर्क डन करेंगे तो ये ऑब्जॉर्व करेगा क्यूसी हीट को कोल्ड रिजर्वायर से, और क्यूएच हीट को लार्ज अमाउंट ऑफ क्यूएच हीट जो होगी उसको सराउंडिंग में रिलीज़ कर देगा। ठीक है, अब इसका रिलेशन जो है वो क्यू सी प्लस डब्ल्यू इक्वल क्यू एच और डब्ल्यू इक्वल क्यू एच माइनस क्यू सी। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब कोफिशिएंट परफॉर्मेंस क्या होता है, ये मेजर करता है एफिशिएंसी रेफ्रिजरेटर की। ठीक है, तो मतलब रेफ्रिजरेटर कितनी अच्छी कूलिंग प्रोड्यूस करती है। तो इसमें फॉर्मूला आ जाएगा इज इक्वल क्यू सी ओवर डब्ल्यू इज इक्वल क्यू सी ओवर क्यू एच माइनस क्यू सी। और अगर क्यू सी को हम कहते हैं टेम्परेचर T1 और क्यू एच को T2, तो फिर हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, ई इज इक्वल टू T1 ओवर T2 माइनस T1, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने इसकी लेबलिंग कैसे की हुई है। ठीक है, इससे फिर जो कंक्लूजन निकला कि जिस रेफ्रिजरेटर की कोफिशिएंट परफॉर्मेंस हाई होगा वो अच्छी रेफ्रिजरेटर होगी, जिससे रिलीज़ बहुत ज़्यादा हीट होगी लेकिन हमें वर्क इनपुट बहुत कम देना पड़ेगा। ठीक है, इसके पॉसिबल शॉर्ट जो बनते हैं रेफ्रिजरेटर की डिफाइन है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर ये हो जाएगा, रेड्यूसिंग एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ये भी हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर डिफर कैसे ये भी आपको पता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रेफ्रिजरेटर के लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर तक की तरफ जाती है और इसमें हम वर्क इनपुट देते हैं। कैलकुलेट करना है वर्क, इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे डब्ल्यू इक्वल क्यू सी ओवर ई, बाकी डाटा दिया हुआ है आप देने से कैलकुलेट कर लेंगे। और कैन द कॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर भी ग्रेटर। अब कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ जो परफॉर्मेंस है क्यों बड़ी होती है, इस वजह से बड़ी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है हीट एनर्जी रिलीज़ करती है। और हाउ रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी। अब हीट को कैसे कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करती है वो तो हमें पता ही है। मतलब जो इसमें हीट फ्लो आएगा, और ये वैलिडेट जो ये कह रहे हैं कि वायलेट करती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो नहीं, इट डज़ नॉट वायलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट ओबेज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, ये मैयर होती है डिसऑर्डरनेस की, मतलब रैंडमनेस की, कि किसी भी सिस्टम में जो रैंडमनेस है उसकी मैयर होती है। ठीक है, अब इसका ये स्टेट फंक्शन है। ठीक है, मतलब ये इंटरनल एनर्जी का स्टेट फंक्शन है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद इसकी फॉर्मूला जो है वो आ जाता है डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी, और यहाँ पे डेल क्यू जो वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। नेक्स्ट यूनिट्स इसके आ जाएंगे, और फिर उसके बाद इसका सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ जो एंट्रोपी है, तो वो इसमें ये होगा कि एवरी नेचुरल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज़ होती है, और वैसे रिवर्सिबल प्रोसेस में जो है वो टोटल चेंज इन एंट्रोपी जो होता है वो हमारे पास ज़ीरो, जबकि हमारे पास जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उस पर टोटल इंट्रॉपी चेंज जो है वो पॉजिटिव होता है। और इसके साइन कन्वेंशन आ जाएंगी। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज़ कब होती है, एंट्रोपी डिक्रीज़ कब होती है, जब हीट को ऐड करते हैं सिस्टम एंट्रोपी इंक्रीज़, जब हीट को रिमूव करते हैं सिस्टम से तो वो एंट्रोपी डिक्रीज़। मॉलिक्यूलर व्यू आ जाता है, तो मॉलिक्यूलर व्यू से मुराद ये है कि जैसे जितना मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर बढ़ेगा उतनी जो है वो हमारे पास एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेल्ट किया हमने आइस को, तो वहाँ पर उसकी रैंडमनेस कम थी, जब वाटर में कन्वर्ट हुई तो तब रैंडमनेस उसकी ज़्यादा होगी, तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर की इंक्रीज़ होने की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। तो जब एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी तो एनर्जी बिकम्स मोर डिग्रेडेड, एनर्जी बहुत ज़्यादा डिग्रेड होगी। ठीक है, वैसे थोड़ी सी रहेगी लेकिन बहुत कम होगी कि हम उससे कोई यूज़फुल वर्क नहीं कर सकते। एग्जांपल आ जाते हैं एंट्रोपी की। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास एंट्रोपी की डिफाइन आपको बता दी है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी भी बता दिया है। मैकेनिकल फॉर्मूला इसका होता है हमारे पास डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी, और सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी ये होती है कि हमें इरिवर्सिबिलिटी ऑफ फिनोमेना बताता है,
और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज़ क्यों होती है ऑलवेज़? तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इस वजह से इंक्रीज़ होती है क्योंकि जो यूनिवर्स में जो है वो हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, हीट एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है और ये जो है बेस करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। और नेचुरल प्रोसेस में जो हमेशा यूनिवर्स में जब हम तमाम सिस्टम्स को इकट्ठा कर देते हैं तो यूनिवर्स की जो ऑल द यूनिवर्स जब कलेक्टिवली अगर उसको हम देखें तो उसकी एंट्रोपी जो इंक्रीज़ होती है। एग्जांपल बतानी प्रोसेस जो एंट्रोपी इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें बस एक मेल्टिंग ऑफ आइस आ जाता है, मिक्सिंग ऑफ गैस आ जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर का मैंने आपको बता दिया। ये हमें हीट दी हुई है, इन्होंने टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ये चेंज इन एंट्रोपी हमने फाइंड करना है, चेंज इन हीट उन्होंने हमें दिया हुआ है। इसमें फॉर्मूला आ जाएगा डेल एस इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी। और एंट्रोपी चेंज फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस ग्रेटर, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा जो है वो इंक्रीज़ होती है एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस में, इस वजह से वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होती है। वेव्स का तो वेव्स डिस्टर्बेंस है, एक ट्रांसफर मोमेंटम है और ये डिस्टर्बेंस होती है मीडियम में जो भी मतलब पार्टिकल्स को मूव करवाती है, ठीक है, प्रोपगेट करवाती है मीडियम में, ठीक है। उसके बाद में इसकी 3 टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स, ठीक है। और मैकेनिकल वेव्स जो रिक्वायर्ड मीडियम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं करती, और मैटर वेव्स जो है इसमें मैटर मूव करता है। ट्रांसफर वेव्स, मैकेनिकल वेव्स की 3 टाइप्स है, ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, सरफेस वेव्स। ट्रांसफर वेव्स सॉलिड और वाटर सरफेस में प्रोड्यूस होती है और ये जो है इनके जो पार्टिकुलर मीडियम प्रोपगेशन ऑफ वेव वो परपेंडिकुलर होती है और इसकी एग्जाम्पल वाटर वेव्स आ जाती है। और इसके जो है कंप्रेशन रिफ्रैक्शन होती है, ये सॉलिड और लिक्विड गैस में प्रोड्यूस दी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। कंप्रेशन रिफ्रैक्शन इसमें होती है, पार्टिकुलर मीडियम और प्रोपगेशन वेव जो है वो पैरेलल और एंटी-पैरेलल होते हैं, एग्जांपल इसमें साउंड वेव्स आ जाएंगे। और सरफेस वेव्स जो होते हैं ये सरफेस के अलॉन्ग ही प्रोपगेट करते हैं, इसमें ओशन वेव्स और सेस्मिक वेव्स आ जाती है जो कि ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो रिक्वायर्ड मीडियम नहीं करती, ठीक है। इसमें जो हमारा डायग्राम है उसमें ये होगा कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वाई जी एक्सिस पे आएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वाई एक्सिस पे, और जो वेव होगी वो एक्स एक्सिस पर। एग्जांपल रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज। मैटर वेव्स, मैटर मूव करता है, एग्जांपल इलेक्ट्रॉन वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसमें क्या होता है कि दो वेव्स हैं वो आपस में मिक्स होती हैं तो इन दोनों वेव्स के जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो न्यू वेव बनेगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है। अप्लाई किस किस पे होता है? मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे होता है, लीनियर वेव्स होती है इसमें पे भी अप्लाई होता है। टू की केसेस हैं, एडिशनल वेव्स और सब्ट्रैक्शन वेव्स। अगर एडिशनल वेव्स होगी तो हमें लार्ज एम्पलीट्यूड मिलेगा, ठीक है, और इसमें जो है वो इन फेज होगा, मीन्स के क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा, ट्रफ ट्रफ से मिलेगा। और अगर हम केस 2 की बात करें तो इसमें ऑपोजिट फेज होगा, क्रस्ट ट्रफ से मिलेगा, ट्रफ क्रस्ट से मिलेगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमें ज़ीरो एम्पलीट्यूड मिलेगा, जैसा कि ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। और उसके बाद वेव फंक्शन क्या होता है, ये शेप वेव भी बताता है हमें, साथ में इसका चेंजिंग बताता है टाइम के साथ साथ। आगे एप्लीकेशन आ जाती है कि नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स जो हैं वो इसकी एप्लीकेशन में आ जाते हैं। ये क्या करता है कि माइक्रोफोन क्या करता है, एम्बिएंट नॉइज़ को कैप्चर करता है, प्रोसेसर क्या करता है, एंटी नॉइज़ जनरेट करता है, जो बिल्कुल अपोजिट फेज होती है किसकी, जो एम्बिएंट नॉइज़ होती है। फिर ये ओरिजिनल साउंड और एंटी नॉइज़ एक साथ मिक्स होते हैं, तो जब ये सुपर इम्पोज होंगे कैंसिल कर देंगे और जो बैकग्राउंड नॉइज़ होगी वो साइलेंसिंग हो जाएगी। इसके रिजल्ट्स हैं इंटरफेरेंस वेव्स, स्टेशनरी वेव्स और बीट्स। पॉसिबल जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर इन फेज होगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, आउट ऑफ फेज होगा तो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डायग्राम बना लेनी आपने, हमने आपको भी शो किया है। और प्रिंसिपल प्रोपोजिशन लीड टू फॉर्मेशन स्टेशनरी वेव, तो स्टेशनरी वेव से कैसे ये लीड करता है, ये है कि स्टेशनरी वेव से कैसे लीड करता है फॉर्मेशन। तो ये सिमिलर वेव्स हों, अगर सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम मीडियम हो, अपोजिट डायरेक्शन हो। तो फिर वो हमें कह रहे हैं कि एग्जांपल देनी है वेव फिनोमेना की, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और मैकेनिकल वेव्स हैं और एम्पलीट्यूड से 5 यूनिट 5y है और एम्पलीट्यूड 2 यूनिट 2y है। तो आउट ऑफ फेज है, कैंसिलाइज करेंगे तो 5y को जब 2y में कैंसिलाइज करें तो क्या बनता है 3y। और फिर आगे वेव का पूछा हुआ उन्होंने, तो वेव का हम बता देंगे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको डिफरेंस बता दिया है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो होता है वो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, और F/T जो है इनका जो प्रोडक्ट होता है 1 के इक्वल होता है। और ये ट्रांसफर वेव आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएगी इसकी डायग्राम। और आपने एक्सप्लेन वाई शो साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल, साउंड वेव्स वैक्यूम से ट्रेवल इस वजह से नहीं कर सकती बिकॉज दे रिक्वायर्ड द मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। और हाउ वाटर वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम साउंड वेव्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल मोशन। और पार्टिकल मोशन के लिहाज से देखें तो वाटर वेव्स सर्कुलर मोशन होती हैं और साउंड वेव्स जो होती हैं वो बैक एंड फोर्थ मोशन में होती हैं, ठीक है।
और स्पीड कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी उन्होंने हमें दी हुई है, वेवलेंथ दी है, तो वी इक्वल टू एफ लैम्डा आप यूज़ करेंगे। देन आपका आंसर आ जाएगा। एग्जांपल देनी है ट्रांसफर्स की और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। तो जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उसमें साउंड वेव्स और हमारे पास आ जाती है कंप्रेस स्प्रिंग, और इसमें वाटर वेव्स और लाइट वेव्स आ जाएंगी। ठीक। इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? अगर दो वेव्स मिक्स हों जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और मूव भी सेम डायरेक्शन में करें तो फिनोमेना होता है, उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। इसकी कंडीशंस हैं, दो वेव्स हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है, डायरेक्शन सेम हो, मीडियम सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। फेज डिफरेंस हम किसे कहते हैं? वो होता है लेंथ, जो होता है एंगल ऑफ वेव होता है, उसे हम फेज डिफरेंस कहते हैं। और जो पाथ डिफरेंस होता है वो हमारे पास लेंथ ऑफ वेव होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइप्स आ जाती है इसकी। टू टाइप्स है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें क्या होता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है, अब अगर हम दो वेव्स को एडअप करें तो क्या होगा कि जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा, जो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और इस इफेक्ट हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। हमने इसको कैथोड ऑसिलोस्कोप के ज़रिए से देखा, तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट कैसा निकला? लार्ज डिस्प्लेसमेंट थी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशंस हैं कि जो पाथ डिफरेंस, जिसे हमने क्या कहा है कि वो लेंथ ऑफ वेव होती है, और फेज डिफरेंस एंगल ऑफ वेव होता है। तो पाथ डिफरेंस जो दो वेव्स के दरमियान होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा, यानी 0 1 2 3 हो सकता है। ठीक है। और जो फेज डिफरेंस जो वेव होगा वो इवन मल्टीपल होगा, पाई का मतलब इवन मल्टीपल होंगे। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के फॉर्मूला आ जाएगा, इफेक्ट वेव्स एड अप होंगी, क्रस्ट मीट्स क्रस्ट एंड लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जब दो वेव्स जो हैं वो एडिड अप हों, एक दूसरे कैंसिल कर दें, उनकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए, तो और उसका जो पाथ डिफरेंस है वो ओड इंटीग्रल मल्टीपल हो हाफ वेवलेंथ का, इस अफेक्ट को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अब इसका भी हमने CRO पे देखा, तो इसका जो हमने जब देखा स्क्रीन पे इसको देखा तो इसकी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट थी, कोई भी वेव नहीं बन रही थी। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जो पाथ डिफरेंस दो वेव्स के दरमियान होता है ऑड मल्टीपल होता है हाफ वेवलेंथ का, और जो फेज डिफरेंस होता है दो वेव्स के दरमियान वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। इसके फॉर्मूलाज हो जाएंगे। इफेक्ट जो है वो वेव्स कैंसिल आउट होगी, क्रस्ट मीटर ऑफ रिजल्टिंग इन मिनिमम और जीरो एम्पलीट्यूड। आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इंटरफेरेंस की आप डिफाइन कर लेंगे। कोहेरेंट सोर्स क्या होती है? कि वो सोर्सेज होती हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स इमिट करती हैं, उनके कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, और ये नेसेसरी होती हैं एक स्टेबल और ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पाथ को फाइंड। उसके बाद ये थर्ड शॉर्ट है कि पाथ डिफरेंस थर्ड मैक्सिमम एन इज इक्वल टू 3 का आपने फाइंड करना है, और पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू n लैम्डा आ जाएगा। n हमारे पास 3 है तो 3 लैम्डा आ जाएगा। उन्होंने पूछा हुआ है कि दो सेपरेट लाइट बल्ब्स जो हैं वो स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये दोनों प्रोड्यूस इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि इनकी लाइट जो इमिट होगी वो रैंडम होगी, इंडिपेंडेंट होगी, जो इन्हें कोहेरेंट सोर्स बना देगी। और ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कलर्स का, तीन ऑफ ऑयल फिल्म ऑन वाटर। तो लाइट क्या करेगी? हीट करेगी फिल्म को और रिफ्लेक्ट करेगी टॉप और बॉटम सरफेस। दो वेज रिफ्लेक्टिव वेज इंटरफेयर होंगी एक दूसरे के साथ। डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म द वेवलेंथ ऑफ लाइट सम कलर्स गेट कंस्ट्रक्टिवली, कुछ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर्ड होंगी, कुछ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर्ड होंगी। और फिर जो डिफरेंस होगा थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म क्या करेगा? इनके कलर्स को, डिफरेंट कलर्स को क्या कर देगा? इन्हेंस फॉर्म